नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनुवाद मूल्यांकन और इसके पहले भाग पर। अनुवाद मूल्यांकन से पहले हम अनुवाद पुनरीक्षण पर बात कर चुके हैं और जैसा कि बताया जा चुका है कि अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत अनुवादक की भूमिका खत्म होने के बाद अनुवाद पुनरीक्षक और अनुवाद मूल्यांकनकर्ता के काम की शुरुआत होती है। तो इसी संदर्भ में आज हम शुरुआत कर रहे हैं अनुवाद मूल्यांकन पर और इसके पहले भाग में आज हम चर्चा करेंगे अनुवाद मूल्यांकन का अर्थ, अनुवाद मूल्यांकन संबंधी विभिन्न संकल्पनाएं, अनुवाद मूल्यांकन की पद्धतियां। ये तीन मुख्य बिंदु रहेंगे आज की चर्चा के। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि अनुवाद मूल्यांकन का अर्थ क्या है, अनुवाद मूल्यांकन संबंधी विभिन्न संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं तथा अनुवाद मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियां कौन कौन सी हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि हम अनुवाद मूल्यांकन विषय को तीन मॉड्यूल में विभाजित करके पढ़ेंगे। अनुवाद मूल्यांकन 1 में हम चर्चा करेंगे अनुवाद मूल्यांकन का अर्थ, अनुवाद मूल्यांकन संबंधी विभिन्न संकल्पनाएं और अनुवाद मूल्यांकन की पद्धतियां। सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल्यांकन किसे कहा जाता है। मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन या जिसे हम असेसमेंट भी कहते हैं, उसी संदर्भ में हम देखेंगे कि अनुवाद मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वह है अनुवाद पुनरीक्षण के बाद पाठ को एक बार फिर से देखना और उसकी जांच करना। मूल्यांकन शब्द मूल्य जमा अंकन से निर्मित समस्त पद है जिसका कोशगत अर्थ है किसी वस्तु की उपयोगिता, गुण, महत्व आदि का होने वाला अंकन। पुनरीक्षण और मूल्यांकन दोनों ही अनुवाद के बाद की प्रक्रियाएं हैं और दोनों में ही अनुवाद की जांच की जाती है। पुनरीक्षण में जहां जांच के साथ सुधार, संशोधन और संपादन भी किया जाता है, वहीं मूल्यांकन में केवल जांच की जाती है। जांच के बाद अनुवाद की गुणवत्ता, उसकी उपलब्धियों एवं अनुपलब्धियों पर टिप्पणी की जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पुनरीक्षण और मूल्यांकन दोनों ही अनुवाद प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत हम 3 महत्वपूर्ण चरणों की बात करते रहे हैं, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, और ये तीनों चरण अनुवादक द्वारा निभाए जाते हैं। लेकिन पुनर्गठन के बाद यानी अनुवादक के दायरे से बाहर निकलकर जब पाठ को देखा जाता है, जांचा जाता है और उसमें सुधार किए जाते हैं, तो उसे हम पुनरीक्षण कहते हैं। और पुनरीक्षण के बाद का जो अगला स्टेज है या अगला जो चरण है वह है मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत अनुवाद और पुनरीक्षण दोनों की ही जांच की जाती है और जांच करके उनकी शुद्धियों पर, अशुद्धियों पर, उनकी उपलब्धियों और अनुपलब्धियों पर टिप्पणी की जाती है। अनुवाद मूल्यांकन के संबंध में अलग अलग संकल्पनाएं हैं जिसकी आज हम इस सत्र में चर्चा करेंगे। अनुवाद मूल्यांकन के लिए अंग्रेजी में 2 शब्द प्रचलित हैं, ट्रांसलेशन क्वालिटी असेसमेंट और ट्रांसलेशन इवैल्यूएशन। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का संबंध अनुवाद की गुणवत्ता के परीक्षण से है। मूल्यांकन में देखा जाता है कि अनुदित पाठ मूल पाठ के स्तर का है अथवा नहीं। इसी आधार पर हम जब संकल्पनाओं की बात करेंगे तो देखेंगे कि अनुदित पाठ मूल पाठ के स्तर का है अथवा नहीं, इसको लेकर कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं और अनुवाद की किन किन पद्धतियों पर चर्चा की गई है। उसे मूल पाठ का सहपाठ माना जा सकता है अथवा नहीं। इसके साथ यह भी देखा जाएगा कि मूल पाठ से अलग रखे जाने पर या स्रोत भाषा से अनभिज्ञ लक्ष्य भाषा भाषी द्वारा पढ़े जाने पर अनुदित पाठ में वह संदेश या आशय पूर्ण रूप से मिलता है या नहीं जो मूल पाठ में मिलता है। तो मूलतः जैसा बताया गया कि अनुवाद मूल्यांकन के लिए जब हम अंग्रेजी पर्याय की खोज करते हैं तो 2 पर्याय मिलते हैं, ट्रांसलेशन क्वालिटी असेसमेंट एंड ट्रांसलेशन इवैल्यूएशन। इनका दोनों का ही उद्देश्य एक है, गुणवत्ता की जांच करना। और उसी स्तर पर हम देखेंगे कि अनुवाद के मूल्यांकन और परीक्षण के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। मूलनिष्ठ अनुवाद और लक्ष्य भाषानिष्ठ अनुवाद में से कौन सा अच्छा अनुवाद है, इस बारे में कई पद्धतियों का विकास हुआ। इन पद्धतियों को प्रभाववादी और व्यवहारवादी कहा जा सकता है। प्रभाववादी मूल्यांकन में समीक्षक या मूल्यांकक की एक विशेषज्ञ पाठक के रूप में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त होती है, जबकि व्यवहारवादी मूल्यांकन में संभावित पाठकों की प्रतिक्रिया के आधार पर अनुवाद की सफलता को मापा और जांचा जाता है। हम अलग अलग सत्रों में इन विषयों पर अलग संदर्भों में बात कर चुके हैं कि पाठ का जब अनुवाद किया जाता है मूल पाठ से लक्ष्य भाषा में जब उसका अनुवाद किया जाता है तो उसके साथ अनुवादक या अनुवादिका से अपेक्षा की जाती है कि वे मूलतः अनुवाद के प्रति केंद्रित हो, अनुवाद की गुणवत्ता तभी तय हो पाती है। लेकिन कई बार विभिन्न कारणों से या विभिन्न उद्देश्यों के चलते अनुवाद में अक्सर देखा जाता है कि कोई पाठ मूल के अनुवाद को जो अनुदित पाठ है वो कई बार मूल के ज़्यादा नज़दीक होता है और कई बार वे लक्ष्य पाठ या लक्ष्य पाठक की दृष्टि को ध्यान में रखते अनुवाद किया जाता है। तो जब हम अनुवाद मूल्यांकन की बात करते हैं तो अनुवाद मूल्यांकन के अंदर भी विभिन्न संकल्पनाएं हैं कि
अनुवाद का मूल्यांकन करते समय किस दृष्टिकोण को केंद्र में रखा जाए। कुछ विद्वानों ने पाठधर्मी और प्रभावधर्मी नाम के दो प्रकार के मूल्यांकन माने हैं। हम पाठधर्मी और प्रभावधर्मी नामक के जो दो प्रकार हैं मूल्यांकन के, इसे हम अनुवाद के प्रकार के संदर्भ में भी पढ़ चुके हैं और वहाँ हमने इसे अनुवाद के प्रकार के संदर्भ में समझा था कि किस प्रकार कोई पाठ जब अनुवाद किया जाता है तो जब अनुवाद करते समय अनुवादक या अनुवादिका जब अपनी किसी रणनीति को तय करते हैं तो उस रणनीति के अंतर्गत वे ये तय करते हैं कि पाठ का अनुवाद जब किया जा रहा है तो उसका मूल उद्देश्य मूल भाषा के साथ अधिक न्याय करना है या मूल भाषा के करीब रखना है, या फिर लक्ष्य पाठक पाठिका या जो हमारा लक्ष्य वर्ग है जिसके लिए उस पाठ का अनुवाद किया जा रहा है उसे केंद्र में रख के अनुवाद किया जाना है। तो अनुवाद के प्रकार के संदर्भ में जब हम पाठधर्मी अनुवाद और प्रभावधर्मी अनुवाद की बात करते हैं तब हम इस पर जिक्र करते हैं। और उसी संदर्भ में जब आप मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन को लेकर भी जो अनुवाद की जो विभिन्न पद्धतियाँ हैं अनुवाद मूल्यांकन की, उसके अंतर्गत भी पाठधर्मी और प्रभावधर्मी जो दो मूल्यांकन पद्धतियाँ उस पर विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत पाठधर्मी मूल्यांकन में मूल पाठ को कसौटी बनाया जाता है और प्रभावधर्मी मूल्यांकन में अनुदित पाठ की प्रभावोत्पादकता आंकी जाती है। यानी क्वालिटी असेसमेंट सामान्यतः अनुवादक की गुणवत्ता और कौशल का निर्धारण है, जबकि इवैल्यूएशन में अनुवादक की गुणवत्ता निर्धारण के साथ अनुदित पाठ को मूल पाठ के समक्ष देखकर उसके स्तर आदि का भी मूल्यांकन है। तो जब हमने कहा कि अनुवाद मूल्यांकन के लिए अंग्रेजी में दो शब्द मिलते हैं, ट्रांसलेशन असेसमेंट, क्वालिटी असेसमेंट, और दूसरा है ट्रांसलेशन इवैल्यूएशन। तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन अगर देखा जाए सामान्यतः तो एक ही अर्थ देते हैं, लेकिन जब हम उसको पाठधर्मी और प्रभावधर्मी मूल्यांकन की जो दो पद्धतियाँ हैं उसके अनुसार जब उनको हम कसकर देखते हैं तो देखते हैं कि जब असेसमेंट की बात की जाती है तब उसमें अनुवादक की गुणवत्ता और कौशल का निर्धारण होता है, जिसके अंतर्गत उसे मूल पाठ के कितना करीब है इसके संदर्भ में देखा जाता है। जबकि इवैल्यूएशन में अनुवादक की गुणवत्ता निर्धारण के साथ अनुदित पाठ को मूल पाठ के समक्ष देखकर उसके स्तर आदि का भी मूल्यांकन किया जाता है। यानी जो असेसमेंट है वे केवल अनुवादक का नहीं है, बल्कि अनुवादक द्वारा जो अपनाई गई रणनीति है जिसके अंतर्गत मूल पाठ के नज़दीक रखकर उस पाठ का अनुवाद करते हैं, उस संदर्भ में इसको देखा जाता है। पुनरीक्षण और मूल्यांकन अनुवाद प्रक्रिया के तीन महत्वपूर्ण चरणों के बाद चौथे और पांचवें स्तर पर देखे जाने वाले चरण हैं। अगर हम बाथगेट के अनुवाद प्रक्रिया का अगर हम उसे रिकॉल कर सकें तो हमने पढ़ा था उसमें कि उन्होंने अपनी जो अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत जो 7 चरण गिनवाए थे, उन 7 चरणों के अंतर्गत उन्होंने पुनरीक्षण को भी एक महत्वपूर्ण चरण माना था और उसी तरह उन्होंने आगे पर्यालोचन या अनुवाद विमर्श के संदर्भ में मूल्यांकन पर भी चर्चा की थी। तो किस तरीके से अनुवाद पुनरीक्षण और मूल्यांकन अनुवाद प्रक्रिया के ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं, पर अगर हम नाइडा के सिद्धांत के अनुसार चलें तो नाइडा अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत अनुवादक के स्तर पर 3 महत्वपूर्ण चरणों की बात करते हैं, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, और उसके बाद के जो महत्वपूर्ण चरण हैं जिनके अंतर्गत पुनरीक्षण और मूल्यांकन आते हैं। तो ये पुनरीक्षण और मूल्यांकन अनुवाद प्रक्रिया से बाहर, यानी अनुवादक के स्तर पर अनुवाद प्रक्रिया से बाहर, लेकिन पूरे पाठ की निर्मित या अंतिम संपादन तक की स्थिति में जाने से पूर्व पुनरीक्षण और मूल्यांकन को भी 2 महत्वपूर्ण चरणों के रूप में जाना जाता है। हम ये जानने का प्रयास करेंगे पुनरीक्षण और मूल्यांकन में अंतर क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा, पुनरीक्षण अनुवाद प्रक्रिया का एक अंग है, जबकि मूल्यांकन उसके बाद का। पुनरीक्षण में अनुवाद की जांच के साथ साथ उसका परिष्कार, संशोधन और संपादन होता है, जबकि मूल्यांकन में अनुवाद की सफलता और विफलता की जांच पड़ताल होती है। जहाँ तक मैंने इस संदर्भ में भी कहा कि वो अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चरण है मूल्यांकन। मूल्यांकन 2 स्तरों पर भी हो सकता है। एक बार जब कोई पाठ पुनरीक्षण के बाद प्रकाशन के लिए जाता है, उससे पहले उसके पाठ का मूल्यांकन किया जाना, यानी उसकी जांच करना और उसकी सफलता असफलता पर टिप्पणी करना। और कई बार ये जांच पुस्तक या किसी टेक्स्ट के प्रकाशित हो जाने के बाद भी होती है। तब ये एक तरह से देखा जाए तो अनुवाद प्रक्रिया से बाहर आ जाता है, क्योंकि अब पाठ के प्रकाशित होने के बाद उसकी गुणवत्ता की जांच किया जाना या उस पर टिप्पणी करना, उस संदर्भ में भी इसे हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि एक पाठ को उसका संपूर्ण रूप देने से पहले जो विभिन्न चरण हैं उनमें मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जाता है। इसमें अनुवाद की गुणवत्ता की कसौटी पर भी उसे जांचा जाता है। मूल पाठ के संदर्भ में अनुदित पाठ के गुण दोषों का विवेचन होता है। ये जो मूल पाठ के संदर्भ में अनुदित पाठ के गुण दोषों का विवेचन होता है, इसे भी हम आगे समझेंगे कि किस प्रकार जब मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियों या मूल्यांकन के जो विभिन्न आधारों की जब चर्चा की गई तो किस प्रकार
मूल पाठ के संदर्भ में अनुवाद या लक्ष्य पाठ के संदर्भ में अनुवाद मूल्यांकन के स्तर पर गहन चर्चा की गई है। अनुवाद मूल्यांकन की दो महत्वपूर्ण पद्धतियाँ हैं। पहली है पुनरानुवाद आधारित मूल्यांकन यानी रीट्रांसलेशन बेस्ड इवैल्यूएशन, और दूसरा है अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन जिसे हम रिस्पॉन्स बेस्ड इवैल्यूएशन कह सकते हैं। इन दोनों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि पुनरानुवाद आधारित मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकक या मूल्यांकनकर्ता किस प्रकार किसी पाठ का मूल्यांकन करते हैं, और अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन में उनका संदर्भ क्या होता है या किस विशेष उद्देश्य से या किस विशेष प्रक्रिया के तहत अनुवाद का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले पुनरानुवाद आधारित मूल्यांकन। पुनरानुवाद आधारित मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत किसी मूल पाठ के अनुवाद का स्रोत भाषा में पुनः अनुवाद किया जाता है। इसमें अनुवादक और पुनरानुवादक अलग अलग व्यक्ति होते हैं। पुनरानुवादित पाठ की तुलना मूल पाठ से की जाती है। इसमें त्रुटियों को पहचाना जाता है और उनका संशोधन किया जाता है। अब इसको देखा जाए तो जो रीट्रांसलेशन, जो हम अनुवाद के प्रकारों पर जब हमने चर्चा की तो उसके अंतर्गत हमने एक प्रकार जिसे हम पुनरानुवाद यानी रीट्रांसलेशन कहते हैं उस पर भी हमने चर्चा की थी। और उसी संदर्भ में जब इसको हम मूल्यांकन के संदर्भ में देखते हैं तो पुनरानुवाद के माध्यम से अनुवादिका या जो प्रकाशन संस्थाएं हैं या अनुवाद की क्वालिटी को चेक करने के जो अलग अलग जो माध्यम है उसके अंतर्गत पुनरानुवाद के माध्यम से उसकी क्वालिटी को असेस करने का प्रयास किया जाता है। उसमें जैसे एक पाठ जिसका अनुवाद हुआ उस पाठ का पुनरानुवाद करके उसके अंतर्गत ये देखकर कि किस प्रकार वह अनुवाद पुनरानुवाद करके वो कहाँ तक पहुँचा और किस तरह वो वहीं तक जो जैसा कि मूल पाठ में कहा गया था या मूल पाठ का जो संदर्भ था वहाँ तक पहुँच पाया या नहीं, इस संदर्भ में पुनरानुवाद को देखा जाता है और उसके आधार पर उसकी जांच की जाती है, उसका परीक्षण किया जाता है और जैसा कि इसमें कहा भी जा रहा है कि उसमें संशोधन भी किया जाता है। तो ये मूल्यांकनकर्ता के संदर्भ में यदि बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि पुनरानुवाद के माध्यम से पाठ की जाँच की जाती है और जाँच करके जहाँ भी वह त्रुटियाँ पुनरानुवाद करके यदि पाठ वापस अपने संदर्भ में नहीं पहुँच पाया है, जिस खास परिकल्पना या जिस खास जो टेक्स्ट था उसके मूल भाव तक अगर वह नहीं पहुंच पाया तो वह एक असफल अनुवाद रहता है। तो उस संदर्भ में इसकी जांच की जाती है। लेकिन इसके जो अन्य पक्ष है उस पर भी हम बात करेंगे। इस पद्धति से अनुवाद की शुद्धता और यथातथ्यता की जांच कर अनुवाद की सफलता को मापा जा सकता है। ये पद्धति भाषा परक त्रुटियों के लिए उपयोगी तो है, किंतु सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में अधिक कारगर सिद्ध नहीं होती। अनुवाद की जो विभिन्न अनुवाद मूल्यांकन की जो विभिन्न पद्धतियां गिनवाई गई हैं, जैसे दो महत्वपूर्ण पद्धतियों का हमने यहाँ जिक्र किया, अनुक्रिया और पुनरानुवाद आधारित मूल्यांकन, उसकी जो आपसी जो कहा जाए कि एक तरह से मूल्यांकन की जो अपनी जो त्रुटियां हैं उस पर भी हम विस्तार से सत्र में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार पुनरानुवाद की जो पद्धति है जिसके माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है वह किसी हद तक तो एक सही तरीका हो सकता है, लेकिन जब उसको हम सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में किसी पाठ के संदर्भ में देखते हैं तब जब अनुवाद करके जब पाठ पुनः प्राप्त होता है तब उसमें अनुवाद के मूल्यांकन के जो आधार बनाए जा सकते हैं उनकी प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि जब हम सामाजिक सांस्कृतिक किस्म के पाठ का अनुवाद करते हैं, यदि मैं उदाहरण दूं तो कोई ऐसा पाठ जो अपने आंचलिक परिवेश में बुना गया है या अपनी आंचलिक पृष्ठभूमि में बुना गया है, उसकी भाषा और उसका जो समाज, उसका जो परिवेश है वो पूरा इस तरीके से सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों से लेस है कि जब आप उसका अनुवाद करते हैं, ख़ासतौर पर जब मान लीजिए हम हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद करते हैं या हम ऐसी दो भाषाओं की बात करें जिसके अंतर्गत हम देखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर बहुत भिन्नता है, तो जब हम मान लीजिए किसी पाठ को हम हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद करते हैं, मान लीजिए हम फणीश्वरनाथ रेणु के ही उपन्यास की बात करें या उनकी किसी कहानी की बात करें, तो जब उसका अनुवाद हमने अंग्रेज़ी में किया या किसी अन्य ऐसी महत्वपूर्ण रचना का हम अनुवाद करें, जैसे बामा का संगति ही है या बहुत सारी अन्य रचनाएं हैं जिसका अपना एक सामाजिक सांस्कृतिक और जातिगत परिवेश है, उसको जब हम अनुवाद करके दूसरी भाषा में ले जाते हैं तब ऐसी स्थिति में कई बार ये होता है कि अनुवाद करते समय हमें उसके निकटतम समतुल्य जो मिलने चाहिए थे वे नहीं मिल पाते और हम एक ऐसे पाठ के रूप में उसका अनुवाद कर देते हैं जो एक तरह से उसको एक तरह से ऐसा अनुवाद कर देते हैं जो दूसरी भाषा में जाकर वो होमोजेनाइज हो जाता है या उसका समरूपीकरण हो जाता है। तब ऐसे पाठ से जब उसका पुनः अनुवाद किया जाएगा तब ये बिल्कुल तय नहीं है कि पुनरानुवादक जो है या पुनरानुवादक या अनुवादिका उस पाठ का उसी संदर्भ में वापस उसी तरह या उसी परिवेशगत
संदर्भ में उसका अनुवाद कर पाए जिस परिवेशगत संदर्भ में वह अनुवाद मूल पाठ था। तो इस तरीके से देखते हैं कि पुनर्अनुवाद में बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं जो मूल्यांकन के लिए किसी भी तरीके से अगर सामाजिक सांस्कृतिक पाठ के संदर्भ में कहा जाए तो बहुत कारगर सिद्ध नहीं होता। कुछ उदाहरणों के माध्यम से यह बात सबको समझाया गया है। मूल पाठ में जो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है यह आवश्यक नहीं कि वह अनुदित पाठ में बोधगम्य और संप्रेषणीय बन सके। उदाहरण के लिए अंग्रेजी का जो वाक्य है फ्रेज है नो स्मोकिंग का हिंदी में अनुवाद किया गया धूम्रपान निषेध, और फिर धूम्रपान निषेध से जैसे नो स्मोकिंग पहला एक तरह से अंग्रेजी फ्रेज आया, उसका अनुवाद करके विभिन्न दफ्तरों में संस्थाओं में या जगहों पर उसके लिए धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाया गया। फिर धूम्रपान निषेध से जब उसे एक तरह से पुनः ट्रांसलेट किया गया, जो अपने आप में एक कह सकते हैं कि एक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत जब उसका रीट्रांसलेशन किया गया तो वो धूम्रपान निषेध जो निषेध शब्द था वो महत्वपूर्ण हो गया और वो उसका अनुवाद हो गया स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड। तो किस तरीके से नो स्मोकिंग से स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड तक की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत पाठ भी बदल जाता है। उसी तरह एक अन्य उदाहरण है हिंदी वाक्य है अंदर आना मना है, क्या अंग्रेजी अनुवाद किया गया नो एडमिशन, और इसी का हिंदी में पुनः अनुवाद हो गया प्रवेश वर्जित। तो किस प्रकार जब अनुवाद कोई पाठ कई बार अनुवाद की प्रक्रिया से जब वह गुजरता है तो किस तरीके से उसके अंदर भावगत और कई बार संदर्भगत अंतर भी आ जाते हैं। इसे ठीक उसी तरीके से समझा जा सकता है जैसे कि हम बचपन में एक दूसरे से कहानी कहा करते थे कि या एक संदर्भ के रूप में जब बात करते थे कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के कान में कुछ कहा, उसने तीसरे व्यक्ति के कान में कुछ कहा, उसने चौथे व्यक्ति के कान में कुछ कहा, उस तरह उसने पांचवें व्यक्ति के कान में कुछ कहा, और पांचवें व्यक्ति ने जब फिर वापस पहले व्यक्ति के कान में वही बात को रिपीट किया तो पाठ बदल चुका था। तो इस तरीके से ये जो पुनर्अनुवाद की प्रक्रिया है ये किस प्रकार पाठ के जो पूरा जो टेक्सचर है उसमें ही परिवर्तन कर देती है और कई बार उसका जो संदेश है वही विकृत हो जाता है। तो किस तरीके से पुनर्अनुवाद आधारित जो मूल्यांकन है वे विभिन्न संदर्भों में सफल नहीं हो पाता। कुछ संदर्भों में ये संभव है कि इसमें हमें सफलता मिले या क्वालिटी आप असेस कर सकें, लेकिन जब हम सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में या किसी खास उद्देश्य किसी खास तथ्यगत आधार पर जब हम इसका अनुवाद करते हैं और उस पद्धति को अपनाते हैं तो कई बार पाठ ही परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से अन्य उदाहरण से के माध्यम से समझाया जा रहा है कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, ट्रूली स्पीकिंग, टू बी ऑनेस्ट, ये हमारे अंग्रेजी के फ्रेजेस थे। जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, टू बी ऑनेस्ट, मैं ये कहना चाहती हूँ, लेकिन जब वह अनुवाद में जाता है तो किस प्रकार वह सच सच कहे हो जाकर या किसी एक सीमित अर्थ तक पहुँच जाता है। जो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग का जो भाव था फिर वो वहाँ से वो कहीं लुप्त हो जाता है। तो इस तरीके से किस प्रकार कोई पाठ पुनर्अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत आने से किस प्रकार उसके अंदर अर्थ की क्षति हो जाती है, कहीं अर्थ लोप हो जाता है, कहीं उसमें अतिरिक्त कोई भाव जुड़ जाता है जो मूल पाठ से विकृत हो जाता है या विचलित हो जाता है और वो एक नया अर्थ देने लगता है। तो इस संदर्भ में देखते हैं कि किस प्रकार जब ये पुनर्अनुवाद की जो प्रक्रिया मूल्यांकन के संदर्भ में यदि देखा जाए तो वो किस प्रकार एक तरह से पूर्णतः सफल प्रक्रिया के संदर्भ में इसे नहीं माना जाता। दूसरी ओर हिंदी में चरणामृत और पंचामृत जैसे जो हमारे जो बिल्कुल ऐसे जो कल्चरल मीनिंग से भरे हुए जो शब्द है, जो हमारे धार्मिक सांस्कृतिक जो अभिव्यक्तियाँ हैं, इनका जब हम अनुवाद करते हैं तो अनुवाद करके फिर हमारी कोशिश अनुवाद के अंतर्गत वही होती है कि अन्य भाषा में जो निकटतम समतुल्य उसके माध्यम से हम उसका अनुवाद कर देते हैं, और जब उस निकटतम समतुल्य को वापस जब अनुवाद किया जाता है तो शायद उस मूल अर्थ तक वो पाठ ना पहुंच पाए जो मूल अर्थ जो मूल पाठ में जो अर्थ था। जैसे अगर चरणामृत शब्द है, ये पंचामृत शब्द है, तो ये हमारे धर्म में या हमारी संस्कृति में इनके अपने कुछ निहितार्थ हैं। जब हम चरणामृत कहते हैं तो चरणों का अमृत के संदर्भ में जब बात करते हैं तो किस तरीके से वो हमारे धर्म या हमारी जो पूरी पूजा की जो व्यवस्था है उससे जुड़ जाता है। लेकिन जब उसका हम अनुवाद कर दें जो बेसिकली लिटरल ट्रांसलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये जो अवधारणा है या ये जो अभिव्यक्ति है किसी अन्य भाषा में नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में जब उसका अनुवाद होगा तो कुछ ऐसा उसका निकटतम समतुल्य ढूंढकर उसका अनुवाद कर दिया जाएगा, और फिर जब उस प्रक्रिया से गुजरेगा अनुवाद की, जिसे हम पुनर्अनुवाद कहते हैं, उसके अंतर्गत तो जो उसका मूल का जो भाव है पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप देखते हैं कि पुनर्अनुवाद आधारित मूल्यांकन पद्धति पूर्णतः सफल मूल्यांकन पद्धति सिद्ध नहीं हो पाती। दूसरी महत्वपूर्ण पद्धति है अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन पद्धति, जिसको हम रिस्पॉन्स बेस्ड इवैल्यूएशन कहते हैं। उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वह किस तरीके से काम करती है। 20वीं शताब्दी के छठे दशक तक पहुँचते पहुँचते पाठ प्रकार यानी फंक्शन ऑफ टेक्स्ट को मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाने लगा। इसके केंद्र में थी पाठक की अनुक्रिया यानी पाठक का रिस्पॉन्स, यानी पाठक किस पाठ को पढ़कर किस प्रकार उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। फॉस्टर, नायडा और टेबर ने इन्हीं आधारों को अनुवाद मूल्यांकन के लिए आवश्यक माना।
इस संकल्पना की मूल धारणा यह थी कि जिस प्रकार मूल पाठ अपने वास्तविक संदर्भ के पाठकों पर प्रभाव छोड़ता है, अनूदित पाठ भी अपनी भाषा के संदर्भ में वैसा ही प्रभाव अपने पाठकों पर डाले। सैद्धांतिक दृष्टि से यह धारणा काफ़ी तर्कसंगत प्रतीत होती है, किंतु व्यवहार में ये उतनी ही असफल और दुस्साध्य साबित होती है। पहले तो किसी भी पाठक अथवा पाठक वर्ग की अनुक्रिया को मापने का कोई निश्चित साधन नहीं है। इसे आप खास तौर पर देख सकते हैं जब हम सामाजिक सांस्कृतिक अनुवाद के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, और जब कोई पाठ, जैसे मान लीजिए कि किसी रचनाकार की एक रचना या प्रेमचंद की किसी कहानी पर का जब उसका पाठ होगा या उसका जब पुनर्पाठ होगा, तो वह अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग समाजों में उसकी अलग अलग व्याख्या की जा सकती है। यदि हम पुनर्अनुवाद के माध्यम से उस संकल्पना तक नहीं पहुंच पाते जो संकल्पना के उद्देश्य से मूल रचनाकार ने उस रचना को लिखा था, तब इसमें जो अर्थ का विचलन होगा वह केवल अर्थ का विचलन नहीं होगा, बल्कि पूरे संदर्भ का और लेखक के उद्देश्य का, उसके समय का, उसके संस्कृति का, उसकी जो अपनी विचारधारा थी, उसकी जो अपनी चिंतन पद्धति थी, वह भी कहीं ना कहीं खंडित होगी या उसमें भी कहीं ना कहीं असर होगा, और जिसके तहत जो मूल पाठ है वो पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगा, पूरी तरह से विकृत हो जाएगा, और उसके अर्थ के अंतर्गत जो कहा जा रहा है उससे कहीं अलग छवि आएगी या बात अर्थ का अनर्थ हो जाने की संभावना है। तो पहले तो किसी भी पाठक अथवा पाठक वर्ग की अनुक्रिया को मापने का कोई निश्चित साधन नहीं है, क्योंकि अनुवाद की अनुक्रिया प्रत्येक भाषा भाषी की सामयिक, समसामयिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे भक्तिकालीन साहित्य में देखने को मिलते हैं, जहाँ किसी एक रचना को, जैसे अगर रामकथा के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो रामकथा को आधार बनाकर लगभग सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं में रामकथा का एक पुनर्पाठ तैयार हुआ। जिसे हम पुनर्रचना कहते हैं, जिसे हम न्यू राइटिंग कह सकते हैं। उस संदर्भ में हम देखते हैं कि वे अलग अलग समय में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग समाज की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक परिस्थितियों के तहत, या उसकी जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके तहत उसका एक तरह से नया पाठ बना। अगर उस प्रक्रिया को, पुनर्अनुवाद की प्रक्रिया को यदि हम ऐसे किसी पाठ पर अप्लाई करके देखते हैं, तो अर्थ का विचलन भी होना संभव है। संभव क्या है, पूरी तरह से अर्थ विचलित हो जाएगा, और जो ये प्रक्रिया है वो किस तरीके से पूरे अनुवाद के पाठ को प्रभावित करेगी। जहाँ तक अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन की जब हम जिक्र करते हैं, तो किस प्रकार अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत हम जो उद्देश्य है वह है पाठक की अनुक्रिया के माध्यम से, यानी पाठक के रिस्पॉन्स के माध्यम से ये जानना कि वह पाठ ठीक से अनुवाद हुआ है या नहीं। ये भी लगभग एक असंभव सा कार्य है, क्योंकि किसी पाठ को लेकर किसी पाठक की अनुक्रिया एक अलग प्रकार की है किसी पाठ के लिए। जैसे अगर हम कहें अनुवाद की जो विभिन्न पद्धतियाँ हैं, अनुवाद की विभिन्न पद्धतियों के अंतर्गत कभी हम शब्दानुवाद का प्रयोग करते हैं, कहीं हम भावानुवाद का प्रयोग करते हैं, कई बार हम किसी पाठ के अंदर रिटेंशन की थ्योरी लगाते हैं, यानी शब्दों को या किसी अवधारणा को या किसी खास फ्रेज को हम एज इट इज़ ले जाते हैं, दूसरे अपनी लक्ष्य भाषा में ले जाते हैं। ऐसा पाठ जब पाठक वर्ग के समक्ष आता है, तब पाठक की अपेक्षा क्या थी ये अलग अलग हो सकता है। एक पाठक चाहेंगे कि पाठ पूरी तरीके से अनुवाद होकर आए, दूसरे पाठक का चिंतन या सोचने का तरीका ये हो सकता है कि उसके अंतर्गत जो मूल भाव है या जो मूल शब्द है या कुछ ऐसे अभिव्यक्तियाँ हैं वे उसी रूप में आएँ जिस रूप में वे अपने मूल में थी। तो जो पाठक की अनुक्रिया के आधार पर मूल्यांकन को तय करना, ये कहीं ना कहीं अनुवादक या अनुवादिका के साथ भी अन्याय होगा, क्योंकि अनुवादक या अनुवादिका ने यदि तटस्थ होकर या पाठ को ध्यान में रखते हुए, पाठ को इकाई मानते हुए अनुवाद किया हो, और मूल्यांकनकर्ता के आधार पर अगर हम अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन की पद्धति को लगाएं, जिसके अंतर्गत पाठक की अनुक्रिया यानी पाठक के रिस्पॉन्स को अधिक महत्व दिए जाने की बात है, तब हम देखते हैं कि वह जो पद्धति है वो कहीं ना कहीं अनुवादक या अनुवादिका के कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करती है, और उनके जो निष्ठा है पाठ के प्रति जो उन्होंने अनुवाद किया उसमें भी कहीं ना कहीं उससे उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों ही अनुवाद के मूल्यांकन की जो पद्धतियां हैं, जिसमें से पहली है पुनर्अनुवाद आधारित मूल्यांकन, दूसरी है अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन, दोनों ही अपने आप में कुछ उद्देश्यों में सफल और कुछ उद्देश्यों में असफल हैं, और दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक पाठों के संदर्भ में या कई बार अन्य पाठों के संदर्भ में भी, या जब ये मूल्यांकन की जो पद्धति है जब इसको अप्लाई किया जाता है, तो पूरे तरीके से जिस प्रकार का परिणाम की अपेक्षा इनसे की जाती है वो परिणाम नहीं आता। तो हमने
ये जो 2 महत्वपूर्ण पद्धतियों की चर्चा की, उसके अलावा जो नायडा ने अनुवाद के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन के लिए संप्रेषण प्रक्रिया में सहजता, कथ्य का बोधन तथा अनुक्रिया यानी कि अर्थात पाठक वर्ग में उत्पन्न प्रभाव के समतुल्यता को महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना है। तो अगर हम नायडा के ही पूरे चिंतन की अगर बात करें, जिसके अंतर्गत वे अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण चरणों की बात करते हैं, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, उसी संदर्भ में जब हम आगे देखते हैं कि अनुवाद मूल्यांकन की पद्धतियों में भी उनका जो सिद्धांत है या जो उनका जो सुझाव है वह ये कि संप्रेषण प्रक्रिया में सहजता होनी चाहिए, कथ्य का बोधन होना चाहिए तथा पाठक वर्ग की अनुक्रिया, यानी तीनों का महत्व होना चाहिए। ना केवल पाठक को इतना अधिक महत्व दे दिया जाए कि मूल्यांकन की पूरी जो प्रक्रिया है वही प्रभावित हो जाए, ना पुनर्नुवाद के माध्यम से इस पाठ की जांच की जाए, ताकि क्योंकि पुनर्नुवाद के माध्यम से जब हम जांच करते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे विस्तार से, तो उसकी जो अपनी जो कमियां हैं या उसके जो अपने दोष हैं वह कहीं ना कहीं मूल पाठ को भी विकृत करते हैं, मूल पाठ को भी के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं। तो इस प्रकार नायडा का मानना है कि अनुवाद मूल्यांकन के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह है संप्रेषण प्रक्रिया में सहजता, यानी जो अनुवाद मूल्यांकक ये तय करे या ये सुनिश्चित करे अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत, या वे जांच करे कि जब कोई पाठ अनुवाद के माध्यम से एक नई भाषा में एक नए पाठ के रूप में स्थापित किया जा रहा है, तो क्या वह संप्रेषण की अपनी प्रक्रिया में उतना ही सहज है जितना कि वह मूल में सहज था। उसी तरीके से जो कथ्य है वह कथ्य पूरी तरह से संप्रेषित हो रहा है ये नहीं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व जिसके वह जिक्र करते हैं वे पाठक वर्ग में उसके प्रति जो रिएक्शन है या उसका जो रिस्पॉन्स है, या पाठक उसको किस तरीके से ग्रहण करें। क्या वह पाठ कहीं बोझिल पाठ तो नहीं हो गया, कहीं कृत्रिम पाठ तो नहीं हो गया, कहीं कुछ अधूरा तो नहीं छूट गया, कोई संकल्पना या अवधारणा अनुवादक के स्तर के बाद पुनरीक्षक के स्तर पर भी कहीं वह छूट तो नहीं गई। तो किस प्रकार ये जो 3 महत्वपूर्ण तत्वों की, ये 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा नायडा अपने अनुवाद मूल्यांकन के संदर्भ में करते हैं, वे है संप्रेषण प्रक्रिया की सहजता, यानी कि पाठ पूरी तरीके से संप्रेषित होना चाहिए, सहज रूप से होना चाहिए, यानी कि जो अनुवादक के स्तर पर यदि हम बात करें तो जो भाषांतरण और पुनर्गठन की जो 2 प्रक्रियाएं हैं, जिसके अंतर्गत मूलतः अनुवादक सक्रिय रूप में आते हैं और जिसके अंतर्गत वे पाठ को भाषांतरित करते हैं, और दूसरे के अंतर्गत जब पाठ को पुनर्गठित करके भाषांतरित पाठ को उसका एक तरह से क्वालिटी चेक करते हैं कि क्या वो पूरी तरह से पुनर्गठित हो पाया है नहीं, पूरी तरीके से संप्रेषित हो पाया है नहीं। उसी स्तर पर जब हम पुनरीक्षक के स्तर पर देखते हैं तो पुनरीक्षक से भी अपेक्षा होती है कि अनुवादक किस प्रक्रिया को वो चेक करे और उसका क्वालिटी चेक करे और ये तय करे कि जो पुनरीक्षण के अनुवाद के दौरान जो प्रक्रिया पूरी तरीके से फॉलो हुई या नहीं, और यदि कहीं कोई गैप छूटा है तो पुनरीक्षक ने उसे ठीक उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको ठीक करे और जांच करे। तो मूल्यांकक भी उसी स्तर पर उसकी जांच करते हैं कि ये प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ पूरी तरीके से लक्ष्य भाषा का पाठ हो पाया है या नहीं, या लक्ष्य पाठ भाषा के समाज के लिए जिस पाठ का अनुवाद किया जा रहा है वह पूरी तरीके से संप्रेषण योग्य है या नहीं, पाठ में जो कथ्य है वो पूरी तरह से संप्रेषित हो रहा है नहीं, और तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है पाठक उसे किस तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं या किस तरह उसे अपनाते हैं, या कहाँ उन्हें उस स्तर पर दिक्कत आती है। तो इस तरीके से हमने इस सत्र के अंतर्गत अनुवाद मूल्यांकन की पद्धतियों, उनकी संकल्पनाओं और अनुवाद के मूल्यांकन के अर्थ पर विस्तार से चर्चा की। दूसरे सत्र में हम इसके अगले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस सत्र के लिए धन्यवाद। नमस्कार।